नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल इश्यूज़ के कारण स्लाइड पूरी नहीं हो पाई थी। मैं इसको दूसरे पार्ट में डाल दे रहा हूँ। पहले पार्ट कुछ ही मिनट का है, उसको आप देख लीजिएगा, या तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने अभी इतना ही समझाया है जुडिशल रिव्यू के बारे में। तो देखिए, दूसरे पार्ट में हम बात कर रहे थे कि मिनर्वा मिल केस में जुडिशल रिव्यू के बारे में क्या बात हुई है। तो इस केस में सीधे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा संविधान है उसने स्वतंत्र न्यायपालिका यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी को बनाया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट किया गया है इंडिपेंडेंट जुडिशरी को। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारे संविधान में बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और जुडिशल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उसको जुडिशल रिव्यू किस लिए मिला है? उसने कहा निर्धारित करने के लिए। क्या निर्धारित करने के लिए? कहा कि जुडिशल रिव्यू निर्धारित करता है दो चीज़ों को। किन दो चीज़ों को? इसने कहा लीगैलिटी, किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई की लीगैलिटी को, और कानून जो बना है उसकी वैलिडिटी को। तो लीगैलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक एक्शन है उसकी लीगैलिटी चेक करेंगे, और जो वैलिडिटी किसकी चेक करेंगे? जो विधान बना है, जो लेजिस्लेशन है, उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे। जुडिशल रिव्यू का यही काम है। अब इतने पे ही कोर्ट नहीं रुकी। कोर्ट ने इस जिम्मेदारी के महत्व को समझाते हुए क्या कहा? इट इज़ द सोlemn ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू कीप डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट विद इन लिमिट्स ऑफ द पावर कन्फर्ड। यानी कि कोर्ट की मात्र ड्यूटी नहीं है सोlemn ड्यूटी। तो सोlemn ड्यूटी का मतलब क्या है? बड़ी पवित्र कर्तव्य है, ठीक है ना। पवित्र कर्तव्य किसका है? न्यायालय का है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मिनर्वा मिल केस में। क्या है? संविधान को अधिकार दिया, संविधान को शक्ति प्रदान की है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जो विभिन्न अंग हैं जो राज्य के, वो अपनी मर्यादा को ना लांघें, वो अपनी लिमिट में रहें। जो लक्ष्मण रेखा तय है उसके पार ना जाएं। इतनी बात कही। यानी कि जुडिशल रिव्यू का अगर एम है, उद्देश्य आप समझ गए। ऑब्जेक्ट क्या है? दो ही हमने बताया आपको। देखिए, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर कहाँ पर गया ऑब्जेक्ट? देखिए, ऑब्जेक्ट क्या था? एक चीज़ इंश्योर करना कि अथॉरिटी डज नॉट एब्यूज इट्स पावर, यानी कि कोई भी प्राधिकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, कोई भी अथॉरिटी। और इस तरह से अगर शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगी तो जो इंडिविजुअल है वो रिसीव करेगा, उसे मिलेगा उचित और सम्यक उपचार, यानी कि जस्ट और फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा। तो सोlemn ड्यूटी की बात भी इसमें कर दिया। अब एम क्या है इसका? तो यहाँ पर देखिए, जुडिशल रिव्यू का एम क्या है? बस एक उद्देश्य से काम करता है, सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, टू प्रोटेक्ट सिटीजन। यानी कि जुडिशल रिव्यू का एम क्या है? सिटीजन को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करेगा? जाहिर सी बात है, हमने पहले ही जस्टिस डगलस की कोट पढ़ी कि जहाँ पर डिस्क्रिशन एब्सोल्यूट होगा, जहाँ पर विवेकाधीन शक्तियाँ निरंकुश होंगी, पूर्ण होंगी, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति होगा उसे परेशानी ही होगी। क्योंकि प्राधिकार की शक्तियाँ अगर निरंकुश हो जाएंगी, प्राधिकारी बेलगाम हो जाएंगे, तो अपनी मनमानापन करेंगे। तो जुडिशल रिव्यू का एम है टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम एब्यूज़ और मिसयूज़, ठीक ना। दुरुपयोग से रोकना। किसका दुरुपयोग? पावर का। किसी भी राज्य सरकार के किन्हीं भी अंगों की जो पावर है, चाहे वो कार्यपालिका, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, या चाहे न्यायपालिका खुद क्यों ना हो, किसी भी निर्णय से उसकी निरंकुशता को, उसके मनमानीपन को रोकना ही जुडिशल रिव्यू का उद्देश्य है। तो इसीलिए कहा जाता है, अब कई बार क्वेश्चन में केवल एक लाइन दे देता है, जुडिशल रिव्यू इज़ मोस्ट पेटेंट वेपन, माफ़ कीजिएगा, मोस्ट पेटेंट एंड पोटेंट वेपन इन द हैंड्स ऑफ द जुडिशरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब इसको आप बताइए। तो कई बार आपको लिखना पड़ता है कि भाई पेटेंट मतलब जो स्पष्ट दिख रहा है, और पोटेंट वेपन मतलब जो जिसके पास पोटेंशियल है, क्षमता है। तो पोटेंट वेपन का क्या मतलब है? भाई क्षमता है, कारगर है। किस उद्देश्य से कारगर है? जुडिशरी के पास है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए।
ये सक्षम है रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन को बरकरार रखने में, बनाए रखने में उसको, ठीक है ना। तो ये बरकरार रखने में बहुत कारगर हथियार है। अब इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये टच स्टोन है कॉन्स्टिट्यूशन का। जुडिशियल रिव्यू क्या है, हमारे संविधान का टच स्टोन भी कहा जाता है। ये तो होगी बड़ी बेसिक बात जो आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। अब हम पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना, कि भाई संविधान का, जब देखिए इसको आपको जोड़ना पड़ेगा भाई। आर्टिकल 13 जो हमारा है वो जुडिशरी को जो है क्या कहता है, जुडिशरी को क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशल रिव्यू के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जो हमारी गार्जियन है, प्रोटेक्टर है, यानी संरक्षक, अभिभावक और इंटरप्रेटर, जो बताती है फंडामेंटल राइट्स को, इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन यहाँ पर तो ये हो गई बेसिक बात। ये अब आती है न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति कहाँ हुई, जो हम फैक्चुअल चीज़ जानते हैं। तो हमें क्या देखना था, जुडिशल रिव्यू। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे उत्पत्ति, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो उत्पत्ति और विकास देखना है। इसके अलावा भारत में जो संवैधानिक प्रावधान है हम वो भी देखेंगे। भारत में क्या संवैधानिक प्रावधान इस संबंध में है। इसके अलावा कितने प्रकार के हैं, जुडिशल रिव्यू के टाइप्स क्या हैं वो हमने पढ़ ही लिया पहले ही। केसेस, जो महत्वपूर्ण वाद हैं उनको भी देखेंगे, इनका महत्व क्या है और लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या हैं। बस इतनी बात देख करके हम जुडिशल रिव्यू कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, तो उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए ये कॉन्सेप्ट यूएस से आया है, यूएसए से। केस का नाम क्या था, तो मारबरी वर्सेस मेडिसन, 1803 का केस है। और इसके अलावा हमें जस्टिस जॉन मार्शल का नाम भी नहीं भूलना है। तो जस्टिस कौन थे, तो जॉन मार्शल। इन्होंने क्या कहा था, बहुत महत्वपूर्ण लाइन इन्होंने कही थी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ जुडिशरी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ जुडिशरी टू से व्हाट लॉ इज़। कानून क्या है ये कहने की ड्यूटी न्यायपालिका का कर्तव्य है, ठीक है ना। यह न्यायपालिका का कर्तव्य है बताना कि विधि क्या है, ठीक है ना। सही मायनों में विधि क्या है ये कौन बताएगा, न्यायपालिका। तो रिव्यू का जो पहला केस आता है उत्पत्ति और विकास हम पढ़ेंगे, तो यूएसए में मार्बरी वर्सेस मेडिसन 1803 और जस्टिस मार्शल, ये हमें याद रखना है। भारत में संवैधानिक व्यवस्था क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो 13 में 1332 226, ठीक है ना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा आपको हर जगह मिल जाएगा भाई, सीमा विवाद है, या 245 का 131 से 136 में सुप्रीम कोर्ट का मिल जाएगा, 137 है, 372 क्लॉज 1। तो ये सब हम जान रहे हैं कि जुडिशल रिव्यू है। 254, 251, ठीक है ना, जब मध्य में विवाद होगा तब कौन किसकी बात मानी जाएगी। 246 3 है। ये सब आपको मिल जाएंगे जुडिशल रिव्यू संबंधी प्रावधान जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। अब कितने टाइप्स का होता है, अब यहाँ टाइप्स की जो बात आई है तो आप जान रहे हैं भाई, हमने बोला ना कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हम संविधान का भी करते हैं यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क का भी करेंगे। तो जो तीनों अंग हैं जब चेक एंड बैलेंस करना है तो तीनों जगह का होगा। केसेस पे आ जाइए आप, महत्वपूर्ण वाद, कौन कौन से महत्वपूर्ण वाद हैं जो जुडिशल रिव्यू से संबंधित हैं। यहाँ पर देखिए कहा जाता है भारत में पहला महत्वपूर्ण केस कौन सा था जुडिशल रिव्यू से संबंधित, तो गोलकनाथ केस, ठीक है ना। गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब था ना, 1967 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा,
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो संविधान में हैं उसकी उसमें बदलाव की शक्ति जो है सुप्रीम को संसद को नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट लैक्ड, इसमें कहा पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। तो रिव्यू की शक्ति का प्रयोग करते हुए, यानी कि जो सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद में कहा था उन दोनों को जो है रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ये गोलकनाथ केस को हम कहते हैं फर्स्ट केस इन इंडिया। अब पहला हकीकत में पहला इंपॉर्टेंट केस है जुडिशल रिव्यू का, तो इसको याद रखिएगा। अब इसके अलावा अब जब हमने कहा कि पार्लियामेंट ने कहा कि सीधे फंडामेंटल राइट में संशोधन की शक्ति नहीं है, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में कहा था कि है। इसके अलावा अब देखिए इस जजमेंट से दिक्कत आ गई कि संविधान में संशोधन हम कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है सरकार इंदिरा गांधी के रुख को आप जान रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं कर सकते ना, तो हमारे पास जो शक्ति है संशोधन करने की हम उसका प्रयोग करेंगे। तो संविधान में उन्होंने 13(4) जोड़ दिया। उन्होंने कहा अभी तक हम पढ़ते थे कि कोई भी लॉ, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी एक्ट, ऑर्डिनेंस ऐसा आएगा अगर वो हमारे मूल अधिकार को छीन रहा है तो अपने आप में शून्य हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने कहा लो एक क्लॉज ऐड कर दे रहे हैं। क्लॉज ऐड कर दिया 24वें संविधान संशोधन से 1971 में। उसमें कह दिया कि यहाँ पर जो बात कही गई है, कोई लॉ नहीं बनाएंगे जो मूल अधिकार को छीनता हो, उस लॉ में संशोधन की शक्तियाँ नहीं आएंगी, यानी कि हम संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में परिवर्तन कर देंगे। और यही बात 368 क्लॉज 3 में भी जोड़ दी कि मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि 24th अमेंडमेंट 1971 ये जो है बहुत ही क्रांतिकारी था इंदिरा गांधी की तरफ से। अब बात आ जाती केशवानंद भारती की। केशवानंद भारती जजमेंट में क्या हुआ, तो केशवानंद भारती देखिए इस केस में क्या हुआ, सीधे आप जान रहे हैं बहुत लैंडमार्क केस है 1973 का। इसमें कहा कि नथिंग कैन बी केप्ट असाइड फ्रॉम द परव्यू ऑफ जुडिशल रिव्यू। बहुत बड़ी बात कह दी, यानी कि नथिंग कैन बी केप्ट असाइड आउटसाइड फ्रॉम द परव्यू ऑफ जुडिशल रिव्यू, यानी कि जुडिशल रिव्यू की परिधि के बाहर, जुडिशल रिव्यू की परिधि के बाहर कुछ नहीं रखा जाएगा। नथिंग कैन बी केप्ट असाइड आउटसाइड द परव्यू ऑफ जुडिशल रिव्यू इफ इट वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर, यानी अगर मूल ढांचे का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि उसकी हम न्यायिक समीक्षा ना कर पाएँ। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि भाई 9वीं अनुसूची तो हमने संविधान के पहले संशोधन से जोड़ ही दी थी और ये कहा था कि जो भी चीज़ हम इसमें डालते जाएंगे वो जुडिशल रिव्यू से मुक्त हो जाएगी, उसका जुडिशल रिव्यू नहीं कर पाएंगे। तो जान रहे हैं कि आप ऐसे कई मामले डालना चालू कर देंगे भाई। जैसे तमिलनाडु के मामले, मान लीजिए हमें 90% रिजर्वेशन देना है, हमने सीधे 9वीं सूची में डाल दिया। अब कहा कि 9वीं सूची का नियम ये है कि जुडिशल रिव्यू नहीं हो पाएगा। इसमें सीधे कहा अगर बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित मामला है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो न्यायपालिका के दायरे से बाहर है। ठीक है, तो इस मामले में क्या कहा कि अगर मूल ढांचे संबंधी बात है तो ऐसे किसी भी मामले को न्यायिक समीक्षा की परिधि के बाहर नहीं माना जाएगा, कोर्ट उसमें दखल कर सकती है। अगला महत्वपूर्ण केस आप जान रहे हैं इंदिरा नेहरू गांधी, ठीक है ना, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। राजनारायण ने चुनाव में हरा भी दिया था, आपको याद होगा, इसीलिए इनको जाइंट किलर भी कहा जाता है, हमने पहले ही बताया है। इसमें कहा जुडिशियल रिव्यू इज़ बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए महत्वपूर्ण जाता केस। अब इसके अलावा अगर आप विशाखा केस की बात करें तो विशाखा केस महत्वपूर्ण तो है ही।
विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस आपको, ये हो गया, डीके बसु हो गया, इन सब की इंपॉर्टेंस अलग लेवल की है, तो ये तो बिल्कुल भी याद रहनी चाहिए। यानी कि जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट पास हुआ है उसमें इसका बहुत योगदान है। क्या कहा इस मामले में? कोर्ट कोर्ट ने देखिए अपनी जुडिशियल रिव्यू का पावर का ही प्रयोग करते हुए सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस उसके बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, माफ़ कीजिएगा, उसके बेसिक राइट्स को वायलेट करता है, ये बात इसमें कही। ठीक है ना, अगर महिला का उसके कार्यस्थल पर उत्पीड़न हो रहा है तो महिला के मूल अधिकार जो हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, उसका ये सीधे सीधे उल्लंघन है। कोर्ट ने इसमें एडवाइस और एडवाइजरी जारी की कंपनीज़ को कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और कैसे महिलाओं के हरासमेंट को वर्क प्लेस पर रोका जा सकता है, इसके लिए क्या कार्य योजना बनाई जानी चाहिए, इन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया। तो बहरहाल जुडिशियल रिव्यू पे इतना पर्याप्त है मेरे ख्याल से। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को देखने से पहले अगर मैं ऐड नहीं करता हूँ दोनों वीडियो साथ में किसी कारण से, तो आप पहले जुडिशियल रिव्यू की जो शुरू में इंट्रोडक्शन दी है वो देख लीजिएगा। धन्यवाद, शुभकामनाएँ, आप मेहनत करें और सफल हों।